हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुभव सिंह। पिछली क्लास में हमने प्रोनाउन टॉपिक के विषय में बात की थी और उससे रिलेटेड कुछ टाइप्स हमने पढ़े थे और आज उसी के आगे हम डिस्कस करेंगे। जो टाइप्स आपके छूटे हुए थे प्रोनाउन के, वही आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है और कौन कौन से हमें वर्ड पढ़ने हैं इसके अंतर्गत। देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन में मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट आपका जो सिंगुलर वाले होते हैं, दूसरा वाला आपका जो प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और तीसरा आपका जो मिक्स वाले होते हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आते हैं और आपकी प्लूरल वर्ब भी आती है। ये ऐसा अलग अलग नहीं होता, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ, एब्जॉर्ब कर पाएँ और अपने दिमाग में अच्छे से इम्बाइब कर लें चीज़ों को। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले बात करते हैं सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। कौन कौन से होते हैं? एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन। ऐसे आप सीरीज से याद कर लीजिए कि एनी से 3 जोड़ेंगे, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन। क्लियर? इसके बाद एवरी लेंगे, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन। इसके बाद क्या लेंगे? नो लेंगे, नोबडी, नो वन एंड नथिंग। इसके बाद लेंगे सम। क्या हो जाएगा? समबडी, समवन एंड समथिंग। याद रहेगा। इसी तरीके से पहले एनी में तीनों लगाएंगे, फिर एवरी में, फिर नो से और फिर आपके सम। ये सारे के सारे आपके होते हैं सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो ऑफ कोर्स जब ये प्रोनाउन आपके सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? आपकी सिंगुलर ही आएगी। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस आपके कैसे पूछे आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, एवरीवन से सी इज ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट। तो कह रहा है कि हर व्यक्ति कहता है कि वो अंदर से भी सुंदर है और बाहर से भी सुंदर है, उसका मन भी अच्छा है और वो बाहर से भी देखने में सुंदर है। तो अब बात करेंगे एवरीवन की। तो हमें पता है एवरीवन कैसा प्रोनाउन है? आपका एक सिंगुलर प्रोनाउन है। तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। और सिंगुलर वर्ब का मतलब ये होता है कि आप मेन वर्ब के साथ में एस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एवरीवन सेज होगा, ना कि एवरीवन से। इसके बाद देखते हैं अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, नो वन वॉन्ट टू हियर अबाउट माई हेल्थ प्रॉब्लम। कह रहा है कोई भी मेरे हेल्थ की समस्या के बारे में सुनना ही नहीं चाहता है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि नो वन कैसा प्रोनाउन है? आपका सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इसके साथ आपकी वर्ब कैसी आएगी? ऑफ कोर्स सिंगुलर आएगी। तो वही बात है कि यहाँ पर वॉन्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आपका वॉन्ट्स हो जाएगा कि नो वन वॉन्ट्स टू हियर अबाउट माई हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसके बाद बात करते हैं प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन की। कौन कौन से होते हैं? बोथ हो गया, फ्यू हो गया, मैनी हो गया एंड सेवरल हो गया। ये आपके प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इनके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे पहला, मैनी इज कॉल्ड बट फ्यू इज चूजन। कई बार जैसे वैकेंसीज होती हैं तो कहता है कि बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, लेकिन चूज कुछ ही किए जाते। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि मैनी इज कॉल्ड बट फ्यू इज चूजन। तो हमें पता है मैनी और फ्यू दोनों कैसे प्रोनाउन होते हैं? प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो मैनी और फ्यू दोनों के साथ में वर्ब कैसी आएगी? आपकी प्लूरल आएगी। तो यहाँ क्या करेंगे आप? मैनी के साथ क्या कर देंगे? आर कर देंगे। और यहाँ भी फ्यू के साथ भी क्या कर देंगे? आप आर कर देंगे। तो आपका सेंटेंस करेक्ट क्या हो जाएगा? मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। कि बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, बहुत सारे लोगों को आवेदन के लिए कहा जाता है, लेकिन चुने उसमें से कुछ ही लोग जाते हैं। अब अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, आयरनिकली मैनी ऑफ माई क्लासमेट्स हु लव्स स्टार ट्रैक हेट स्टार वॉर। अब देखिए यहाँ पर स्टार ट्रैक और स्टार वॉर किसी ड्रामा सीरीज या किसी मूवी या किसी ड्रामा का नाम है, उससे आप परेशान नहीं होना। आपको देखना है यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैनी ऑफ। अब जहाँ मैनी आ गया तो आपको पता है मैनी के साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्टिकुलर ये प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो अब ध्यान देंगे मैनी के बाद वर्ब यहाँ पर माई क्लासमेट्स हु लव्स। अब यहाँ देखिए लव्स लिखा हुआ है। हमें पता है जब सिंगुलर वर्ब होती है तभी एस लगाते हैं वर्ब के साथ में। जब प्लूरल आपकी होती है तो हम क्या करते हैं? कभी भी मेन वर्ब के साथ में एस का यूज नहीं करते हैं। यहाँ तो लव्स हो गया, स्टार ट्रैक हेट। अब यहाँ देखिए प्लूरल लिखी हुई है तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैनी लिखा हुआ है तो वर्ब कैसी आएगी? आपकी प्लूरल आएगी। प्लूरल वर्ब का मतलब ये होता है कि आप मेन वर्ब के साथ में कभी भी एस का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लव्स की जगह पर क्या हो जाएगा? आपका लव हो जाएगा। इसके बाद कुछ और हैं इंपॉर्टेंट जो आपके आल एंड सम होता है। आल एंड सम की बात की जाए तो इनके साथ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो दोनों प्रकार की आ जाती है, सिंगुलर भी आती है और
प्लूरल भी आती है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस क्या बात कह रहा है और सेंटेंस में क्या सिचुएशन यूज की जा रही है, उस प्रकार से हम करते हैं। क्या देखने वाली बात है, अब देखिए ऑल और सम का यूज किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है और किसी थिंग के लिए भी हो सकता है। अब देखिए अगर सेंटेंस में इनका यूज किसी पर्सन के लिए होता है, आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा सेंटेंस में कि पर्सन के लिए हो रहा है कि थिंग के लिए हो रहा है। अगर इनमें से किसी का भी यूज पर्सन के लिए हो रहा है तो उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। और अगर इनके साथ अगर थिंग की बात कर रहा है तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, आपकी सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल से हम लोग बात समझते हैं कि लिखा हुआ है सम इज डाउटफुल, सम इज डाउटफुल। अब यहाँ कह रहा है सम इज डाउटफुल, कह रहा है कुछ तो है जो डाउटफुल है, जो समझ में नहीं आ रही बात, जो दुविधापूर्ण है। तो यहाँ थिंक की बात करें, सम इज डाउटफुल, तो इसका मतलब यहाँ थिंक की बात करें, इसलिए वर्ब कैसी है यहाँ पर, सिंगुलर है। जब थिंक की बात करेगा तो वर्ब कैसी है आपकी, सिंगुलर है। अब अगला लिखा है आपका सम हैव द पावर टू कोक्स अदर, कह रहा है कुछ लोगों के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो लोगों को आसानी से फुसला लेते हैं। तो यहाँ देखिए सम हैव द पावर्स, अब यहाँ कह रहा है कुछ के पास शक्ति होती है, इसका मतलब व्यक्तियों की बात कर रहा है, पर्सन्स की बात कर रहा है। तो यहाँ वर्ब आपकी कैसी आ गई, प्लूरल आ गई। अब देखते हैं आप इसमें एरर कैसे पूछी आएगी आपके एग्जाम में। तो लिखा हुआ है सम डज एनीथिंग टू गेन द अटेंशन ऑफ अदर्स। अब यहाँ कहने की बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी करते हैं दूसरों का अटेंशन पाने के लिए, दूसरों का ध्यान केंद्रित करने के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ लोगों की बात की जा रही है, जब कुछ पर्सन की बात की जा रही है, इसका मतलब सम का यूज एज ए पर्सन किया जा रहा है। तो हमें पता है अगर सम का प्रयोग किसी पर्सन के लिए किया जाए तो वर्ब कैसी आती है आपकी, प्लूरल वर्ब आती है। और प्लूरल वर्ब का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका डू आएगा, डज का यूज गलत है। अब हम लोग देखते हैं ऑल को अच्छी तरीके से। अब यहाँ देखिए कई बार आपने देखा होगा ऑल इज वेल और ऑल आर वेल, पूछते हैं लोग कौन सा सही है। तो देखिए सही दोनों होते हैं आपके, इसमें कोई गलत नहीं होता है, बस क्या होता है दोनों का सेंस अलग अलग होते हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। अब देखिए जहाँ पर आपको ऑल इज वेल मिल जाए तो इसका मतलब आप बात समझिए कि यहाँ थिंग की बात की जा रही है, कहता है सब ठीक है। इसका हिंदी का मतलब क्या होगा आपका, सब ठीक है। मैंने कहा कैसे हो भाई, तो कहता ऑल इज वेल, ऑल इज सेट, इसका मतलब सब कुछ क्या है, ठीक है। तो ऑल के साथ वर्ब कैसी आई आपकी, सिंगुलर आई, इसका मतलब यहाँ पर किसी थिंग की बात की जा रही है। ऑल इज वेल मतलब सब बढ़िया है। अब वहीं अगर लिख जाए ऑल आर वेल तो इसका मतलब होता है सब लोग ठीक हैं, सब लोग ठीक हैं। अगर आपको मिल जाता है ऑल आर वेल तो इसका मतलब सब लोग ठीक हैं। कैसे पकड़ेंगे, कुछ लोग पूछते हैं कि और परिवार में सब लोग ठीक हैं, कहते ऑल आर वेल मतलब सभी लोग क्या हैं, अच्छे हैं। तो ऑल के साथ इज कब आएगा, जब थिंग की बात हो रही है, सब ठीक है। ऑल के साथ आपका आर कब आएगा, या प्लूरल वर्ब कब आएगी, जब लोगों की बात की जा रही है। अब एरर देख लेते हैं कैसे पूछी आ रही। लिखा हुआ ऑल वॉज लेट टू द पार्टी, कह रहा है कि सभी लोग पार्टी में क्या थे, लेट थे। अब जब सभी लोग पार्टी में लेट थे, इसका मतलब यहाँ पार्टी में कोई थिंग लेट तो होगी नहीं, पर्सन लेट होगा। जब पर्सन की बात कर रहा है, ऑल का प्रयोग पर्सन की तरह किया जा रहा है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी होनी चाहिए आपकी, प्लूरल होनी चाहिए। तो वी यूज वर इन प्लेस ऑफ वॉज। क्लियर होगी बात। तो ये था आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे इसी के आगे अगले टाइप की। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की, जो अगला टाइप है आपका प्रोनाउन में। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो लिखा हुआ है दीज प्रोनाउंस यूज टू डिस्क्राइब द प्रीसीडिंग वर्ड। जो कोई वर्ड, एक वर्ड होता है, उसके पहले जो उसको बताने के लिए प्रोनाउन यूज किया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी नाउन के बाद जो आपका वर्ड लगा होगा वो उस नाउन या उस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा होगा। अपने से पहले आने वाले वर्ड को जो डिस्क्राइब करता है वो आपका क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे आपका हु होता है, हुम होता है, वूज होता है, विच होता है, या दैट होता है। अब बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आपका हु लिखा हुआ है, तो हु की बात करें तो हु एक सब्जेक्टिव केस होता है। हुम की बात करें तो हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, और हुज की बात करें तो हुज आपका पजेसिव केस होता है। इन तीनों का यूज पर्सन के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्टिव हो गया या ऑब्जेक्टिव होगा, और ये आपका पजेसिव केस हो गया। आप यूजेस देख लेते हैं, आइए इनके। लिखा हुआ मैडम क्यूरी हु डिस्कवर्ड द रेडियम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो यहाँ देखिए हु लिखा हुआ है,
ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और हु यहाँ पर एक सब्जेक्ट काम कर रहा है। वो किसको बता रहा है? उसके पहले आने वाले वर्ड को। मैंने यहाँ कौन सी बात कही? यहाँ पर देखिए लिख रहा है दीज प्रोनाउंस यूज टू डिस्क्राइब द प्रीसीडिंग वर्ड। प्रीसीडिंग का मतलब होता है जो वर्ड पहले आए। अब देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हु किसको बता रहा है? मैडम क्यूरी को बता रहा है। इसका मतलब ये जो प्रोनाउन वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मैडम क्यूरी को, अपने से पहले आने वाले प्रीसीडिंग वर्ड को। ठीक है, तो जो प्रीसीडिंग वर्ड को बताता है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और यहाँ देखिए हु का यूज एक सब्जेक्ट के तौर पर किया गया है, तो हु क्या है? आपका सब्जेक्टिव केस है। इसके बाद सेकंड देखते हैं, दिस इज अनिल्स ब्रदर विद whom आई वेंट फॉर डिनर। कह रहा है वो अनिल का भाई है जिसके साथ मैं खाने के लिए गया था। तो यहाँ देखिए whom लिखा हुआ है, ठीक है, तो whom यहाँ देखिए एज अ ऑब्जेक्टिव केस आया है, तो whom आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज किया जाता है। इसके बाद लिखा हुआ प्लीज मीट मिस्टर राम हुज मदर इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी। कह रहा है कि मिस्टर राम से मिलिए जिसकी माँ इस कंपनी की मालकिन हैं। अब यहाँ देखते हैं हुज मदर मतलब जिसकी माँ, इसका मतलब हुज का प्रयोग पजेसिव केस के तौर पर किया गया है। तो हमने क्लियरली यहाँ पर ये सीखा कि हुज सब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज किया जाता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस, और हुज आपका पजेसिव केस के तौर पर यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। अब हम बात करेंगे इसी के आगे, हमने ये तीनों क्लियर कर लिया। अब हम बात पढ़ेंगे हु क्लियर हो गया, होम क्लियर हो गया, हुज क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे विच को। विच से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, देख लीजिएगा। विच जो होता है ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों प्रकार से यूज किया जा सकता है। पहली बात, जैसे इनमें मैंने बताया था आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव, उसी प्रकार से विच का है, विच सब्जेक्टिव केस के तौर पे भी आ सकता है और आपका ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे भी आ सकता है। और विच जो होता है वो किसी थिंग के लिए आता है या एनिमल के लिए आता है, किसी वस्तु के लिए या एनिमल्स के लिए। विच का प्रयोग इंसानों के लिए नहीं किया जाता, पर्सन के लिए नहीं किया जाता। वहीं अगर हु, हुम या हुज की बात करें तो ये पर्सन के लिए होते हैं, और अगर विच की बात किया तो या तो ये थिंग्स के लिए आएगा या तो आपका एनिमल्स के लिए आएगा। अब आइए यूजेस देख लेते हैं। लिखा हुआ नेहा हैज़ अ न्यू कार विच इज़ वेरी रेयर इन द मार्केट, कि नेहा के पास एक नई कार है जो मार्केट में बहुत कम मिलती है। तो यहाँ देखिए कार की बात कर रहा है, और कार क्या है? एक थिंग है, तो यहाँ विच का यूज़ किया गया है। ये बिल्कुल सेंटेंस आपका सही है। इसके बाद लिखा हुआ द डॉग विच इज़ ब्लैक इज़ माइन, कह रहा है वह कुत्ता जो काला है वो मेरा है। काला कुत्ता किसका है? मेरा है। तो यहाँ देखिए डॉग की बात कर रहा है, मतलब एनिमल की बात कर रहा है, और एनिमल के लिए भी विच का प्रयोग करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो अभी तक मैंने आपको ये बात बताया कि विच का प्रयोग थिंग्स या एनिमल के लिए करते हैं, कभी पर्सन के लिए नहीं करते हैं। लेकिन एक कंडीशन आपकी ऐसी होती है जिसमें हम विच का प्रयोग पर्सन के लिए भी करते हैं। कौन सी कंडीशन होती है? अगर कभी सिलेक्शन की बात आ जाए, कभी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच चुनाव की बात आ जाए, सिलेक्शन की बात आ जाए, तो फिर वहां पर आप विच का प्रयोग पर्सन के लिए भी कर सकते हैं। देखते हैं, लिखा हुआ है सिलेक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स, कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच चुनाव की बात आ जाए, सिलेक्शन की बात आ जाए, चॉइस की बात आ जाए, तो वहां पर आप क्या करेंगे? वहां पर आप विच का प्रयोग पर्सन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है ऑफ द टू ब्रदर्स, दो भाइयों में से विच इज मैरिड टू रीना, रीना की शादी किससे हुई है, या कौन रीना के साथ संबंध में है। तो यहाँ देखिए दो भाइयों में चुनाव की बात की जा रही है, सिलेक्शन की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर विच का यूज बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से अगला हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है विच इज योर सन इन द क्राउड, कि भीड़ में तुम्हारा पुत्र कौन सा है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो सीधी सीधी आप बात समझ जाएंगे कि यहाँ पुत्र की तो बात कर रहा है, यहाँ पर्सन की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिए इन द क्राउड, क्राउड में सिलेक्शन किया जा रहा है, कहा जा रहा है भीड़ में आपका पुत्र कौन सा है, यहाँ सिलेक्शन की बात है। और जब सिलेक्शन की बात है तो पर्सन के लिए भी आप विच का यूज कर सकते हैं, तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है। तो विच आपका क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले की, रिलेटिव प्रोनाउन की, दैट की। अगर हम दैट की बात करें तो दैट जो होता है ये भी आपका सब्जेक्टिव केस के तौर पे और ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज होता है। दैट का प्रयोग सब्जेक्टिव केस के तौर पे भी कर सकते हैं और आप ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे कर सकते हैं। दैट जो होता है ये सभी के लिए आता है, पर्सन के लिए भी आता है और आपका थिंग के लिए भी आता है। हम लोग बचपन में ही बोलते थे दैट इज अ मैन, दैट इज अ गर्ल, दैट इज अ कारपेंटर, दैट इज अ बुक, दैट इज अ पेन। ठीक है, तो दैट का यूज पर्सन के लिए भी होता है और आपका थिंग के लिए होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा हुआ है दिस इज द टीचर दैट
taught my children, कि यह वो अध्यापक है जिसने मेरे बच्चों को पढ़ाया है। तो यहाँ देखिए टीचर क्या है, एक पर्सन है, यहाँ पर दैट यूज किया गया है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपका सही है। उसी प्रकार से लिखा हुआ है द चेयर दैट इज रेड इज माइन, कि वह जो चेयर जो लाल है वो किसकी है, वो मेरी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप दैट, इसी प्रकार से आप सेंटेंस आपने देखा होगा, जैसे द चेयर वाला लिखा हुआ उसी प्रकार से आपका द डॉग वाला देखिए सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी। तो अब यहाँ पर आप विच भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप दैट भी लगा दें और चाहे तो आप विच भी लगा सकते हैं, क्योंकि विच का प्रयोग थिंग के लिए किया जा सकता है। तो द चेयर विच इज रेड इज माइन, ये भी संभव है, ये भी सही है, करेक्ट है। और द चेयर दैट इज रेड इज माइन, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लेते हैं दैट, इसके बाद ऑल के यूजेस देख लेते हैं। ऑल की बात करते हैं, थोड़े से दैट की और चर्चा हो जाएगी। अब ऑल के साथ समस्या होती है कि ऑल के बाद जब जो का सेंस आता है तो हम क्या लगाएं, हु लगाएं या दैट लगाएं, कई बार इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें याद रखना है, हमें देखना है सेंटेंस को अच्छी तरीके से और उसमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि सबसे पहले बात किसकी कर रहा है, किसी चीज़ की कर रहा है, किसी वस्तु कर रहा है, या किसी व्यक्ति या पर्सन की बात कर रहा है। तो अगर याद रखिए किसी भी सेंटेंस में अगर ऑल का यूज पर्सन के लिए किया जाता है तो उसमें आप दैट भी लगा सकते हैं और हु भी लगा सकते हैं, और अगर ऑल का यूज थिंग के लिए किया जाता है तो उसमें हमेशा आप दैट का ही प्रयोग करेंगे, कभी हु, हुम या विच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एरर देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं। लिखा हुआ है ऑल whom are interested to do this can do it, कि जो भी व्यक्ति ये काम करने के इच्छुक हैं वो ये कर सकते हैं। तो याद रखिए मैंने बताया था यहाँ पर्सन की बात कर रहा है ऑल whom, तो यहाँ पर ऑल whom तो कभी भी नहीं आएगा, हमें पता हम क्या लगा सकते हैं, या तो दैट लगा सकते हैं या तो क्या लगा सकते हैं, हु लगा सकते हैं। तो वी यूज हु, हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, हु लगा सकते हैं या दैट लगा सकते हैं। तो हम हु भी लगा सकते हैं या आप चाहें तो यहाँ पर दैट भी लगा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी हुम का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑल के बाद अगर पर्सन की बात करता है तो दैट या हु, और ऑल के बाद अगर थिंग की बात करता है तो आप दैट का यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, भद्दा सा लग रहा है, पढ़ने में गंदा लग रहा है। ऑल के बाद जो का सेंस है, ऑल के बाद जो की मीनिंग है, और ग्लिटर्स मतलब होते हैं चमकने वाली चीज़। हिंदी में एक कहावत बोलते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो उसी प्रकार से यहाँ यूज किया गया है। यहाँ किसी थिंग की बात की जा रही है, चमकने वाली चीज़ की बात की जा रही है। तो हमें पता है जब ऑल का प्रयोग थिंग की तरह करते हैं, वस्तु की तरह करते हैं, तो इसके साथ क्या आता है आपका, दैट आता है। तो यहाँ विच नहीं आएगा, क्या आ जाएगा आपका, दैट आ जाएगा। तो ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसी में थोड़ी सी बात और आपकी आगे रह गई है, आइए डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। तो आइए देख लेते हैं एक छोटी सी बात रिलेटिव प्रोनाउन में और भी है आपकी। कुछ वर्ड आपकी स्क्रीन में लिखे हुए हैं, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल एंड एनी। अगर इनके बाद जो की बात आती है तो हमेशा याद रखिए इनके साथ हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं। कभी भी आप ना तो हु लगाएंगे, ना तो हुम लगाएंगे, ना तो हुज लगाएंगे, ना तो विच लगाएंगे। अगर ये वर्ड आपको मिलते हैं तो हमेशा आप इनके साथ क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। आइए देख लेते हैं आपकी एरर किस प्रकार से पूछी जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ, माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग विच ही हैड, कि मेरे पिता ने मुझको वो सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। तो अब देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, आपका एवरीथिंग लिखा हुआ है। और जब आपको यहाँ पर एवरीथिंग मिल गया तो आप एक बात समझ जाएंगे कि एवरीथिंग के साथ कभी भी विच, हु, हुम कुछ भी नहीं लगाना, आपको सीधे क्या लगा देना है, आपको दैट लगा देना है। तो वी यूज दैट इन प्लेस ऑफ विच। अगला सेंटेंस पे हम ध्यान दें अगर, तो लिखा हुआ है दिस इज द ओनली पेन विच आई बॉट यस्टरडे, कि ये एक लौता पेन है जो मैंने कल खरीदा था। तो यहाँ देखिए आपको द ओनली मिल जाएगा, और फिर से वही बात है कि द ओनली के बाद आपका क्या आएगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा, ना कि विच का। क्लियर होगी बात। इसके बाद आपका लिखा हुआ है ही हैज़ रेड द फ्यू बुक्स विच आई गिव हिम, कि उसने वो कुछ किताबें, वो सारी किताबें पढ़ ली जो मैंने उसको दी थी। तो यहाँ आपको द फ्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब द फ्यू के साथ भी आप क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, कभी भी आप विच का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। तो फाइनली हम बात करेंगे अपने लास्ट टाइप के प्रोनाउन के, जो कि आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, कुछ बेसिक सी बातें हैं वो आप देख लीजिए और उसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग।
देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है। वर्ड यूज टू आस्क क्वेश्चन, सबको पता होता है ऐसे शब्द जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका विच लिखा हुआ है, हु लिखा हुआ है, व्हाट लिखा हुआ है, हुज है और आपका whom है, ये सारे के सारे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। आइए कुछ यूजेस देख लेते हैं इनके। जैसे लिखा हुआ व्हाट इज हर नेम, दूसरा आपका यूज लिखा हुआ है हुज पेन इज दिस, एंड तीसरा आपका ये लिखा हुआ है हु किल्ड द रावणा। इससे आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, इससे आपकी एरर पूछी नहीं जाती हैं, ठीक है। एक इसमें लेकिन छोटी सी बात होती है, उससे आपके एरर में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो समझ लेते हैं। क्या बात है आपका, हमेशा याद रखिए कहीं भी आपको हुम लिखा हो अगर, तो हुम के साथ आप प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, लेकिन अगर हु की बात करें, ठीक है, तो कभी भी हु के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते हैं। या आप ऐसे भी सीख सकते हैं कि प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा हुम का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा हुम का प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन के साथ में कभी भी आप हु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कैसे? जैसे पहला आपका सेंटेंस लिखा हुआ है बाय हु द महाभारत रिटन, तो बाय क्या है आपका एक प्रीपोजिशन है। तो हम एक बात समझ जाएंगे, मैंने बताया प्रीपोजिशन के बाद हु का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है आपका whom का यूज होता है, तो वी यूज whom इन प्लेस ऑफ who। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और आज से आपका प्रोनाउन हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, उसमें बताएं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराने का मैं प्रयास करूंगा। तो इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।